नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण चल रहा है और आप लगातार हमारे साथ बने हुए हो और उस वीडियो को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, अपनी तैयारी भी कर रहे हो। तो मतलब ऐसा देखते हुए कि मतलब काफ़ी अच्छा जो है तो ये मतलब आप पढ़ रहे हो और हमको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम भी बढ़िया जो तो अपना बेस्ट करने में लगे हुए हैं। तो यही सब देखते हुए आज जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण हम शुरू किए हैं। ठीक है, तो समास प्रकरण जो हमारी जो दृष्टि है पढ़ाने की, वो दृष्टि ये है कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी का समास पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है, और जो तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी का समास लगभग परीक्षाओं में लगा हुआ है। ठीक है, जो भी संस्कृत से संबंधित परीक्षाएं हैं उनमें लघु सिद्धांत का समास लगा है। कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें कि सिद्धांत का समास लगा है। तो अभी क्या है कि जैसे ज़्यादातर लघु सिद्धांत का ही समास लगा है, उस दृष्टि को रखते हुए हम लोग लघु सिद्धांत का ही समास पहले शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही ये लघु सिद्धांत कौमुदी का समास पूरा होगा तो इसके बाद सिद्धांत कौमुदी का समास हम शुरू करेंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का समास आज से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर आप जो है तो देख रहे हैं कि यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में जैसे ही समास प्रकरण चालू होता है तो वहीं पर ये सर्वप्रथम ये चीज़ें आपको दिखेंगी जो यहाँ लिखी हैं। अभी मैं इसके विषय में बताऊँगा। तो एग्ज़ाम को देखते हुए, चूँकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसमें जो भी लोग मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी का समास पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षा में लगा है तो निश्चित ही कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की और अच्छी तरह से समझने की। तो उस दृष्टि को रखते हुए आज से हम लघु सिद्धांत कौमुदी का भी जो तो एक मतलब शुरू कर रहे हैं, एक क्लास शुरू कर रहे हैं। निश्चित है कि ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो इसी के साथ आज हम इसको शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज सीधे अपने विषय पे आते हैं। आप जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, इसका मतलब कि लघु सिद्धांत कौमुदी में जो समास है वो यहाँ पर हम शुरू करेंगे, उसका समास हम पढ़ाएंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या होता है कि सर्वप्रथम आप जब देखोगे तो वहाँ पर लिखा है समासः पंचधा। ठीक है, समासः पंचधा का मतलब ये है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास 5 प्रकार का है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। विशेष रूप से जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन बनता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने प्रकार का होता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास 5 प्रकार का होता है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास 4 प्रकार का होता है। उसमें क्या होता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में एक केवल समास आता है सर्वप्रथम। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी में सर्वप्रथम वो केवल समास मानते हैं कि केवल समास भी एक अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि सिद्धांत में केवल समास को अव्ययी भाव के अंतर्गत ही शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ सिद्धांत कौमुदी में केवल समास को अलग से नहीं रखा, बल्कि उसको अव्ययी भाव के अंतर्गत ही सम्मिलित कर दिया है। तो इसलिए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास 4 प्रकार के हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। तो ये 4 प्रकार का समास कौन मानता है? सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित जो तो मानते हैं, मतलब वो 4 प्रकार का समास वहाँ पर लिखे हुए हैं, स्पष्ट किए हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार का समास माना गया है, जिसमें बाकी वही चीज़ें हैं, केवल अलग से यहाँ पर केवल समास को माना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लिखा है केवल समास। ठीक है, तो केवल समास ये अलग से यहाँ पर माना जाता है। किसमें? लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो लघु सिद्धांत कौमुदी दृष्टिया समासः पंचधा। ठीक है, कि लघु सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि से समास कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। तो आइए अपन बात करते हैं कि समास है क्या। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि समास में होता क्या है। ठीक है, तो समास में क्या होता है, इसमें एक पंक्ति है, तत्र समसनम समासः। तो ये चीज पूछ भी लेता है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन बनता है कि तत्र समसनम समास किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनेगा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अब वहां पर ये ऑप्शन में एक ये रहेगा। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन में रहेगा। तो आप ये मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, जो तो युक्त ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। तो तत्र समसनम समासः का मतलब होता है
कि संक्षिप्तीकरण, समसनम का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण को, ठीक है। संक्षिप्तीकरण को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब संक्षिप्तीकरण है क्या? तो संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक बहुत पदों को मिला करके, ठीक है, उनको मिला करके एक पद बना देना, ठीक है। मतलब दो या बहुत जो अलग अलग पद हैं उनके अपने अपने अर्थ जब एक अर्थ समास में हो करके एक अर्थ को कहने लगते हैं, एक पद बन जाते हैं, तब वो उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा पद जब एक हो जाते हैं मिल करके, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसकी एक वृत्ति आती है अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः मतलब अनेक पदों को मिला करके एक पद बना देना, ठीक है। अनेक पद अपने अर्थों को छोड़ करके जब एक ही अर्थ कहने लगते हैं, ठीक है, समास होकर जब एक अर्थ कहने लगते हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः अर्थात अनेक पदों को मिला करके जब एक पद बना दिया जाता है, एक रूप बन जाता है, एक स्वरूप हो जाता है, एक अर्थ को कहने लगता है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? समास। तो समास बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। जैसे कि कारक व्याकरण की आत्मा कहा जाता है, वैसे ही समास भी है, ये भी कम नहीं है। क्योंकि अनुवाद की दृष्टि से देखें तो जब तक ये समास नहीं जानेंगे, कारक नहीं जानेंगे, अनुवाद में गति नहीं हो पाती। एंट्रेंस में ये कितने महत्वपूर्ण है आप जानते हैं कि इनके बिना जो है गति पार लगना संभव नहीं है। किसी भी एग्जाम में ये जब तक नहीं लगेंगे तो किसी भी जो तो लक्ष्य तक पहुंचना भी संभव नहीं है एग्जाम में। तो एक एक चीज़ भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पद बहुत महत्वपूर्ण है, इसी दृष्टि से हमको पढ़ना है। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मैंने समझा दिया कि तत्र समसनम समासः अर्थात संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। थोड़ा सा और यदि मैं चर्चा करूँ, हालांकि ये लघु सिद्धांत कौमुदी का समास है और एग्जाम की दृष्टि से भी मुझे पढ़ाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ की चीज़ों से बचूँगा। क्योंकि जब सिद्धांत कौमुदी का हम समास पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत सारी चर्चाएँ होंगी, बहुत सारे वहाँ पर जो है तो शंकाएँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये इस यहाँ पर क्या कहते हैं कि तत्र समसनम समासा। यहाँ पर मैं ये बताने वाला था कि महाभाष्य में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, तो नागेश और कैयट की वहाँ पर चर्चाएं होती हैं, ठीक है। महाभाष्य में इनकी टीकाएं हैं, ठीक है, प्रदीप और उद्योत। तो वहाँ पर कैयट कहते हैं कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, और वहाँ पर एक क्या कहते हैं उसको समुदाय और अवयव को मान करके वहाँ पर वो काफ़ी अच्छी चर्चा करते हैं आचार्य कैयट। तो नागेश जो है तो उनके मत से वहाँ पर मतलब सहमत नहीं होते, ठीक है। कैयट के मत से वो सहमत नहीं होते, बल्कि कैयट के मत को चिंत्य मानते हैं। कौन? आचार्य नागेश। वो कहते हैं कि केवल संक्षिप्तीकरण भर को समास नहीं कहते, बल्कि एक पद भी यदि विस्तृत है उस पद को भी एक कर देना, मिला देना, उसको भी समास कहते हैं। इस प्रकार की उनकी अपनी चर्चाएं होती हैं। खैर इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विषय बहुत बढ़ जाएगा और आप लोग भी कहीं ना कहीं फिर ये लगेगा कि मतलब विषय काफ़ी बढ़ रहा है, जो मतलब अभी ज़रूरी नहीं है फिलहाल। तो खैर अपने विषय पर आते हैं। ये समझ में आ गया ये पंक्ति का अर्थ क्या है। इसके बाद जैसे कि ये क्या कहते हैं, ये केवल समास को भी मानते हैं, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल समास आता है, तो केवल समास के विषय में कहते हैं कि सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, ठीक है। साचा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः मतलब वो जो केवल समास है, ठीक है, जो केवल समास होता है वह विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः मतलब विशेष संज्ञा से रहित होता है। इसकी ये पहचान है, ध्यान देना। केवल समास में विशेष संज्ञा से क्या रहता है, वो विनिर्मुक्त होता है। केवल समास में विशेष संज्ञा नहीं होती, मतलब पद की कोई विशेष अपनी संज्ञा नहीं होती, विशेष संज्ञा से वो विनिर्मुक्त होता है। जैसे अव्ययी भाव है, उसकी अपनी एक विशेष संज्ञा है, तत्पुरुष है और अन्य भी जो हैं। लेकिन केवल समास में क्या होता है कि कोई विशेष संज्ञा नहीं होती, कोई विशेष उसका नाम नहीं होता,
इसलिए उसको केवल समास कहते हैं। ठीक है, तो साचा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कहा केवल समासः। ये ध्यान रखना, ये पूछता है कि साचा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः के द्वारा किस समास को कहा गया है, किस समास का बोध होता है। तो साचा विशेष संज्ञा के द्वारा किसका ज्ञान होता है, केवल समास का। ठीक है, केवल समास कैसा होता है, विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त मतलब रहित होता है, इसमें कोई विशेष संज्ञा नहीं होती। ठीक है, कोई विशेष इसका जो है तो बोध नहीं होता। तो ये समझ में आ गया कि केवल समास का मतलब क्या है। इसके बाद देखो, इसको कहते हैं प्रथमा, मतलब ये प्रथम है। ठीक है, लक्ष्य सिद्धांत के अनुसार केवल समास प्रथमा मतलब ये पहला समास है। ठीक है, केवल समास क्या है, प्रथमा मतलब पहला समास है। तो केवल समास के विषय में आ गया। अभी इसके उदाहरण देखेंगे। केवल समास के बाद क्या होता है, यहां पर कुछ पद दिए हैं। ठीक है, कुछ यहां पर पद लिखे, वृत्ति लिखी हुई है। ठीक है, तो वृत्ति में क्या है कि इनको ध्यान देना है, ये पूछता ही पूछता है। किसी भी एग्जाम में यहां से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना। इसमें क्या है कि जैसे केवल समास के विषय में बता दिया कि भाई ये केवल समास है, तो अब इसके बाद क्या आएंगे, अव्ययी भाव। केवल समास के बाद क्या आता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता कैसे है, उसका स्वरूप क्या है अव्ययी भाव समास का, इसके विषय में कहते हैं कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीयः। ठीक है, ये अव्ययी भाव के विषय में बताते हैं कि अव्ययी भाव में होता क्या है, उसका जो तो उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव में क्या होता है कि प्रायेण मतलब प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधानो, अव्ययी भाव समास में पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, पूर्व पद की प्रधानता होती है। किसमें, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। तो अव्ययी भाव में किस पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद की प्रधानता होती है। और पूर्व पद इसमें कौन होता है, अव्यय होता है। ठीक है, पूर्व पद इसमें कौन होता है, अव्यय होता है, उसी की इसमें प्रधानता होती है। तो इसलिए इसको क्या कहा है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव कहने का मतलब क्या है कि इसमें अव्यय होता है जो पूर्व पद में होता है, इसलिए जो है इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसमें उस अव्यय की ही, अव्यय जो है वो पूर्व में होता है, उसकी प्रधानता होती है। ठीक है, तो पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीयः, तो ये दूसरा समास हो गया। तो ये इस चीज को अच्छी तरह से नोट करना कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि किस समास में पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, किस समास में पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है। मैं जो पुनरावृत्ति करता हूं उसका तात्पर्य यह होता है कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, आपको ये मतलब छूटे नहीं, इसलिए कई बार मैं शब्दों को दोहराता हूं। ठीक है, तो पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, अव्ययी भाव समास में पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है। समझ में आया। तो ये तो हो गया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में बता भी दिया कि अव्ययी भाव नाम क्यों है, क्योंकि उसमें अव्यय होता है पूर्व पद में। जैसे उपकृष्णम, ठीक है, जैसे उपकृष्णम अधिहरि। ठीक है, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। तो देखो यहां पर कृष्णस्य समीप, कृष्ण के समीप। ठीक है, तो उपकृष्णम, तो यहां पर उप अव्यय है और उसकी प्रधानता है, पूर्व में भी है, इसलिए ऐसे समास को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव के बाद आते हैं किस समास में, तत्पुरुष समास में। ठीक है, अव्ययी भाव के बाद कौन सा समास आता है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी में भी उसके बाद तत्पुरुष ही आता है। यह कहता है कि प्रायेण मतलब प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः तृतीयः, मतलब प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान, जिस समास में उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और ये तृतीय मतलब तीसरा समास है। ठीक है, लक्ष्य सिद्धांत के अनुसार ये तीसरा समास है। तो समझ में आया कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान, जिसमें प्रायः उत्तर पदार्थ की, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान रखना कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः। ठीक है, जैसे राज्ञः पुरुषः। अब देखो राज्ञः पुरुषः में क्या होता है, इसका अर्थ है राजा का पुरुष। ठीक है, इसका अर्थ है राजा का पुरुष, राज्ञः पुरुषः।
राजा का पुरुष, राजन गस, क्योंकि राज्ञा में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, और पुरुष में प्रथमा, तो प्रत्यय क्या कौन आएंगे, विभक्ति कौन लगेगी, राजा राज्ञा शब्द से जो है, राज्ञा शब्द में षष्ठी है तो राजन शब्द से गस लगेगा, और पुरुष से शु, तो राजन गस पुरुष सु। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इसका अर्थ बनता है कि राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, तो किसकी प्रधानता, राजा का पुरुष, पुरुष की प्रधानता है, इसलिए ऐसे समास को, तो उत्तर पद कौन है, पुरुष है, उत्तर पद होने के कारण, उत्तर पद की प्रधानता होने के कारण उसको राज्ञा पुरुषा को कौन सा समास मानते हैं, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः तृतीया की, इसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, इसलिए इसको तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे राज्ञः पुरुषः। तो ये समझ में आ गया, ये पूरी वृत्ति ही याद करना है, ये पूरी वृत्ति ही बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठी हो, उंगलियों पे हो। ठीक है, तभी समझ जाओ एग्जाम क्लियर होगा। इसके बाद तत्पुरुष, ये कहते हैं कि तत्पुरुष भेदः कर्मधारया, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसको अलग से समास नहीं माना है कि इसकी अलग से गणना करे, इसको कर्मधारय समास को तत्पुरुष के अंतर्गत ही माना है। ठीक है, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही होता है, इसलिए कहते हैं कि तत्पुरुष भेदः कर्मधारय, मतलब तत्पुरुष का भेद ही कर्मधारय है, और कर्मधारय भेदो द्विगु, और कर्मधारय समास का भेद कौन होता है, द्विगु समास। ठीक है, कर्मधारय का भेद कौन होता है, द्विगु समास। तो समझ में आ गया। यह भी पूछता है कि तत्पुरुष भेदः कहा, तत्पुरुष भेदः कहा, तो तत्पुरुष भेदः कर्मधारय और कर्मधारय भेदः कहा द्विगु। ठीक है, तो कर्मधारय भेदो द्विगु, तो यह भी समझ में आ गया कि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है और कर्मधारय का भेद कौन होता है, द्विगु समास। यहां तक बात लग गई। इसके बाद आते हैं बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि में क्या होता है, इसकी वृत्ति है कि प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो, यहां समझना है। ठीक है, प्रायेण मतलब प्रायः अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, किसमें, बहुव्रीहि में। बहुव्रीहि समास में प्रायः अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, मतलब ना पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती, ना उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती, बल्कि किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। दोनों पूर्व और उत्तर पदार्थ की प्रधानता इसमें नहीं होती, बल्कि कोई अन्य पदार्थ की जिसमें प्रधानता हो उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे पीतानि अंबराणि यस्य सः पीतांबरः, पीला अंबर है जिसका। ठीक है, पीतानि अंबराणि यस्य सः, पीला अंबर है जिसका, वो कौन, कृष्ण। ठीक है, तो देखो पीतानि अंबराणि। ठीक है, तो यहां पर ना पीत की प्रधानता है, ना अंबर की प्रधानता है, ना पूर्व की प्रधानता है, ना उत्तर पदार्थ की प्रधानता है, बल्कि अन्य पदार्थ कौन आ रहा है यहां पर कि पीला अंबर है जिसका, तो ये अन्य अर्थ कौन, कृष्ण। ठीक है, विष्णु, इनका पीला अंबर है, पीला वस्त्र है इनका, तो यहां पर किसका बोध होता है, विष्णु का बोध होता है, कृष्ण का बोध होता है। ठीक है, किसका बोध होता है, विष्णु का। ठीक है, विष्णु का बोध होने के कारण ये इसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। समझ में आया। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, न पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती और ना ही उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती। ऐसे समास में ऐसे स्थान पर बहुव्रीहि समास होता है, जहां पर ना पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो, न उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो। ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये चतुर्था मतलब चौथा नंबर का समास है। ठीक है, लघु सिद्धांत के अनुसार ये चौथे नंबर का समास है। तो समझ में आ गया, वृत्ति लग गई कि प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थः। तो ये समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, ये कहते हैं कि प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो। ठीक है, प्रायेण मतलब प्रायः उभय, उभय का मतलब होता है जहां पर दोनों पदार्थ प्रधान हो, पूर्व पद भी प्रधान हो, उत्तर पद भी प्रधान हो। ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो, जहां पर दोनों पदार्थों की प्रधानता होती है, पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है। ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का मतलब भी होता है दो।
ठीक है, ऐसे समास को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे हरिहरः रामकृष्णः, ठीक है, हरिहरः रामकृष्णः, हरिश्च हरश्च इति हरिहरः, ठीक है, रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णः, ठीक है, शिवश्च केशवश्च शिव केशवौ। इस प्रकार से क्या होता है कि शिव की प्रधानता और केशव की भी प्रधानता, हरि की भी प्रधानता, हर की भी प्रधानता, राम की भी प्रधानता, कृष्ण की भी प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसलिए इस समास को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये पूरे यहाँ पर जितनी ये वृत्ति लिखी है, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, यहाँ पर कोई शंका नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद अब देखते हैं कि आगे ये क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे सूत्र क्या आता है। यहाँ पर समास के विषय में जान गए कि समास के कैसी कैसी स्थिति में समास होते हैं, ठीक है। पूर्व अव्ययीभाव समास किस स्थिति में होता है, तत्पुरुष किस स्थिति में होता है, और बहुव्रीहि किस स्थिति में होता है, द्वंद्व किस स्थिति में होता है, तत्पुरुष के भेद कौन से हैं, ठीक है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है, कर्मधारय का भेद द्विगु होता है, और ये केवल समास के विषय में कहते हैं सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता। तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे आचार्य वरदराज कहते क्या हैं, ठीक है। आचार्य वरदराज क्या कहते हैं? तो आचार्य वरदराज कहते हैं समर्थः पद विधि, ठीक है। ये एक सूत्र देते हैं, समर्थः पद विधि, ठीक है। सूत्र है समर्थः पद विधि, ठीक है। यह सूत्र कहता है, यह सूत्र आता है सर्वप्रथम, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी में यह सर्वप्रथम सूत्र आता है समर्थः पद विधि, ठीक है। यह कहता है कि पद संबंधी यो विधि, पद संबंधी, पद संबंधी, पद संबंधी यो विधि, पद संबंधी यो विधि सा समर्थाश्रितो बोध्यः, सा समर्थाश्रितो, समर्थाश्रितो बोध्यः, ठीक है। सा समर्थाश्रितो बोध्यः। यह कहता है कि पद संबंधी यो विधि सा समर्थाश्रितो बोध्यः, ठीक है। समझ में आ गया? ये इसकी वृत्ति है। किसकी वृत्ति है? समर्थः पद विधि की। इसकी वृत्ति ये है कि पद संबंधी यो विधि, अर्थात पद को मान करके, पदों को मान करके होने वाली जो विधि, विधि मतलब कौन विधि? समास विधि, ठीक है। पदों को मान करके होने वाली यो विधि, यो मतलब जो विधि, समास विधि, सा समर्थाश्रितो बोध्या, वो समर्थ के आश्रित जानना चाहिए। उसको किसके आश्रित जानना चाहिए? समर्थ के। अब यहां पर ध्यान देना, समर्थ पद का आश्रय क्या है, ठीक है। समर्थ पद के कहने का आश्रय क्या है? ये लग गया कि पद संबंधी यो विधि, जैसा कि मैंने बताया था कि समास दो या बहुत सारे पदों के बीच में होता है, ठीक है। इन पदों को, दो या उससे ज्यादा पदों को मिला करके समास होता है। तो इसीलिए कहा कि पद संबंधी यो विधि मतलब पदों को मान करके होने वाली जो विधि, समास विधि, वो सा समर्थाश्रितो बोध्या, वो समर्थ के आश्रित जानना चाहिए, ठीक है। ऐसा ये सूत्र कहता है, ठीक है। ये सूत्र क्या कहता है कि पद संबंधी जो विधि है वो समर्थ के आश्रित होती है। तो आप ध्यान देना, ये क्यों ऐसा कहता है? ये परिभाषा सूत्र है, ठीक है। ये नियम करता है, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि भाई अब ये कहने की स्थिति क्यों पैदा हुई कि पद संबंधी जो विधि है वो समर्थ के आश्रित जानना चाहिए का? इसका कहने का तात्पर्य यह है
कि जो जिन दो पदों में समास होगा या बहुत सारे पदों में समास होगा वो एक दूसरे के अर्थ की अपेक्षा रखें, मतलब एक दूसरे के अर्थ को क्या करें, ग्रहण करें, एक दूसरे के अर्थ की अपेक्षा रखें, तब समास हो पाएगा। ये नहीं कि एक जो तो अर्थ दूसरा का, एक का अर्थ दूसरा है, एक का अर्थ दूसरा है, या एक से दूसरे का अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ऐसी स्थिति में समास नहीं होगा। तो एक दूसरे के अर्थ की अपेक्षा रखें। इसलिए समास में क्या होता है कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, ये तीन चीज होना आवश्यक है। ठीक है, समास में आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, ये तीनों चीजें होना आवश्यक है। मतलब समास में आकांक्षा होना बहुत आवश्यक है। देव जैसे कहते हैं कि उपकृष्णम, ठीक है, या इसी तरह से गंगायाम, ठीक है। तो अब गंगायाम का क्या, गंगा का क्या, ठीक है। तो जैसे कहते हैं गंगा, तो गंगा का क्या, तो गंगा का घोष, ठीक है। इस टाइप से यहां पर समास, ये समर्थ होने के कारण यहां पर समास होता है। ठीक है, तो समास किस में होता है, समर्थ पदों में होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं राम का, तो राम का क्या, यदि दूसरा अर्थ नहीं आ रहा, दूसरा पद नहीं आ रहा, उससे मेल नहीं हो पा रहा, वो आकांक्षा में नहीं है, तो फिर यहां पर समास नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि समास में, ठीक है, समास जो है वो समर्थ पदों में होना चाहिए। जैसे कि राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञः, तो अब एक पद को कह दें कि राज्ञः, तो अब ये दूसरी आकांक्षा होती है ना कि राज्ञः मतलब राजन का क्या, तब जो है जब तक यदि पुरुष शब्द नहीं आएगा तो यहां पर क्या होगा, समर्थ नहीं होगा, समर्थ नहीं होगा तो समास नहीं होगा। इसलिए समास में समर्थ होना आवश्यक है। एक पद दूसरे पद की अपेक्षा रखे, आकांक्षा रखे। राजन का यदि ये कहते हैं तो पुरुष ये शब्द होना चाहिए कि राज्ञा राजन का पुरुष, राज्ञा पुरुषः, तब ऐसी स्थिति में समास होता है। यदि पद एक दूसरे से अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे से आकांक्षा नहीं रख रहे हैं, ऐसी स्थिति में समास नहीं होता। समर्था पद विधि, ठीक है, समर्था पद विधि की जब चर्चा महाभाष्यकार करते हैं तो वो इस चीज को वहां पर बहुत बढ़िया से स्पष्ट करते हैं। ठीक है, वहां पर बहुत बढ़िया से स्पष्ट करते हैं कि समर्थ कहने का तात्पर्य क्या है। तो वहां पर सातों मतलब द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, इन सभी के उदाहरण बहुत अच्छी तरह से वो स्पष्ट करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि समर्थ पद कहने का क्या तात्पर्य है। समर्थ पद कहने का तात्पर्य यह है कि पद संबंधी जो विधि होगी वो समर्थ के आश्रित होगी। मतलब वो समर्थ, वहां पर समर्थ होना चाहिए दोनों पदों में। यदि समर्थ नहीं है तो समास नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये क्या कर दिया, नियम कर दिया कि पद संबंधी जो विधि है वो समर्थ के आश्रित ही जानना चाहिए। इसके बाद एक सूत्र आता है प्राक कडारात समासः। ठीक है, प्राक कडारात समासः। ठीक है, सूत्र है प्राक कडारात समासः। प्राक कडारात समासः जो सूत्र है ये अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है ये? अधिकार सूत्र है। ये कहता है, ये अधिकार सूत्र है। ठीक है, प्राक कडारात समासः ये अधिकार सूत्र है। अब यहां से इसका अधिकार चलेगा, कहां तक चलेगा उसको ये कहता है कि प्राक कडारात। प्राक कडारात कहने का, प्राक मतलब होता है पहले, प्राक मतलब पहले, किसके पहले? कडारात। कडारात का मतलब होता है कडाराह कर्मधार्य। ठीक है, वहां पर एक सूत्र है कडाराह कर्मधार्य, तो कडाराह कर्मधार्य इस सूत्र के पहले तक। ठीक है, कडाराह कर्मधार्य इस सूत्र के पहले तक इस समास का क्या होगा, अधिकार चलेगा। ठीक है, ये इसका जो है अधिकार चलेगा। कहां तक चलेगा इसका अधिकार? प्राक कडाराह कर्मधार्य इस सूत्र के पहले तक इसका जो है अधिकार यहां से चलेगा। तो ये क्या कहता है कि कडाराह कर्मधारय इत्यतः प्राक समास इत्यधिक्रियते, कि कडाराह कर्मधार्य इस सूत्र के पहले तक समास का अधिकार चलेगा। ठीक है, तो ये केवल अधिकार सूत्र है। यदि आपसे पूछ लेते हैं कि प्राक कडारात समासः कैसा सूत्र है, तो ध्यान रखना कि ये अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार कडाराह कर्मधार्य इस सूत्र के पहले तक जाता है। तो खैर इसमें और तो कुछ है नहीं, इसकी वृत्ति इतना ही है। इसके बाद एक सूत्र आता है सहसुपा।
इसके बाद एक सूत्र है सह सुपा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और बहुत मजेदार भी है। सह सुपा कहता है कि सुप सुपा सहवा समस्यते, इसकी वृत्ति है सुप सुपा सह व समस्यते, समस्यते, ठीक है। सुप सुपा सह व समस्यते इसकी वृत्ति है। तो अब ये ध्यान देना कि ये कहता क्या है, ठीक है। ये कहता, इसमें दो पद हैं, एक है सह और दूसरा है सुपा, ठीक है। एक है सह, दूसरा है सुपा, ये दोनों अलग अलग पद हैं। एक है सह और दूसरा है सुपा, समझ में आया। तो ये कहता है कि सह सुपा। अब यहां पर देखो, सह एक पद है सह, दूसरा है सुपा, यहां पर केवल दो ही पद हैं। इसका मतलब होता है कि सुपा के साथ केवल इतना ही अर्थ आया, लेकिन ये वृत्ति में जो लिखा है सुप सुपा, तो सुपा तो ठीक है सूत्र से आ गया, लेकिन ये सुप कहां से आया, ठीक है। सह भी है, चलो ये भी लग गया कि सुपा के साथ, लेकिन ये जो सुप है ये कहां से आया। तो यहां पर एक सूत्र आता है शुभ आमंत्रिते परांगवत स्वरे, ठीक है। शुभ आमंत्रिते परांगवत स्वरे एक सूत्र है, उस सूत्र से सुप की क्या आती है, अनुवृत्ति, ठीक है। जो सूत्र है शुभ आमंत्रिते परांगवत स्वरे, उस सूत्र से सुप की अनुवृत्ति आती है, समझ में आया। जब सुप की अनुवृत्ति आएगी तो क्या बन जाएगा, सुप सुपा सह व समस्यते की सुबंत का। अब सुप सुपा का मतलब यह होता है कि सुबंत का, सुप के द्वारा क्या लेना है, सुबंत, ठीक है, कि मतलब होता है सुबंत का। ये भी वही है, इसका भी मतलब सुबंत ही है। ये जो सुपा है इसका मतलब भी सुबंत ही है। इसका मतलब ये होता है कि सुबंत का सुबंत के साथ, सह मतलब साथ में, विकल्प से समास होता है, ठीक है। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो इसका अर्थ लग गया, सह सुपा का अर्थ लग गया कि सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ। अब देखो यहां से समर्थ भी ले आना है इस सूत्र से, तो अब इसका अर्थ क्या करोगे कि सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ध्यान रखना, समास में समर्थ पद को रखना आवश्यक है। यदि आप समर्थ पद नहीं रखोगे तो समास होगा नहीं। द्वंद्व समास में जब आएंगे तो द्वंद्व समास में बहुत अच्छा होता है, चार प्रकार का, चार थे द्वंद्व के द्वारा चार प्रकार का द्वंद्व समास होता है। वहां पर दो में समास नहीं होता, ठीक है, और दो में ही समास होता है, इतरेतर योग द्वंद्व में और समाहार में, ठीक है। तो दो में ही होता है, वहां पर समास दो में नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि यहां पर समर्थ नहीं है, समर्थ का वहां पर अभाव होता है। तो समास किस में होता है, समर्थ में ही होता है। तो क्या कहेंगे इसको कि सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, तो इसका लग गया। सुप कहां से आया, शुभ आमंत्रिते परांगवत स्वरे, इस सूत्र से सुप की अनुवृत्ति आती है। तो ये सूत्र का अर्थ है, ये सूत्र की वृत्ति लग गई, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या कहते हैं कि समान वृत्ति में लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी में कि समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक। इसका मतलब यह होता है कि यह सूत्र है समास करने वाला, ठीक है। केवल समास में यह सूत्र ही समास करता है, और इस समास को मतलब केवल समास को सुप सुपा समास भी कहते हैं। एक ध्यान रखना, इस समास को सुप सुपा समास भी कहते हैं। सुप सुपा यही आया कि सुप आया शुभ आमंत्रित परांगवत स्वरे से, सुपा है ही, इसलिए इस समास को, केवल समास को सुप सुपा समास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब यहां पर कहते हैं कि जब समास इस सूत्र से हो जाएगा तो होगा क्या इसके बाद, तो समास होने के बाद क्या होता है, कृत तद्धित समासाश्च एक सूत्र है प्रातिपदिक करने वाला, ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला एक सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। ये सूत्र कृत मतलब कृदंत में, तद्धित मतलब तद्धित में, और समासाश्च मतलब समास की, ठीक है, समास में प्रातिपदिक संज्ञा करता है। और एक प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम,
ठीक है। अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये सूत्र भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है, लेकिन ये कैसी स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा करता है, ये सूत्र, ये अजंत में जब आप मतलब पढ़ोगे, या थोड़ा सा मतलब बता दूं कि ये कहता है कि अर्थवत अधातु, अर्थवत मतलब अर्थवान होना चाहिए, अधातु का मतलब धातु नहीं होना चाहिए, अप्रत्यय मतलब प्रत्यय नहीं होना चाहिए, प्रत्यांत नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में समास करता है अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। लेकिन ये जो कृतद्धित समासाच्य सूत्र है वो कहता है कि कृदंत में तद्धित मतलब तद्धित में और समास में प्रातिपदिक संज्ञा कौन करता है, कृतद्धित समासाच्य। तो इनमें समास प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला कृतद्धित समास है, और वहां पर अर्थवान हो, धातु ना हो, प्रत्यय ना हो, प्रत्यांत ना हो, ऐसी स्थिति में समास प्रातिपदिक संज्ञा कौन करता है, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। वहां पर जैसे राम शब्द होते हैं जो शब्द रूप बनते हैं, वहां पर प्रातिपदिक संज्ञा उससे होती है, और यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृतद्धित समासाच्य से। समझ में आ गया? तो यही वृत्ति में लिखते हैं आचार्य वरदराज कि समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन, मतलब समास होने के बाद प्रातिपदिकत्वेन, प्रातिपदिक संज्ञा जब होती है तो प्रातिपदिक को क्या होता है, सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो। ठीक है, एक सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो। ठीक है, एक ये सूत्र है, ये क्या करता है, समास में विभक्ति का लुक करता है। ध्यान देना, ये सूत्र ही समास में विभक्तियों का लुक करता है। ठीक है, समास में जब लौकिक और अलौकिक विग्रह करेंगे तो अलौकिक विग्रह में जो विभक्तियां आएंगी शब्दों से, पदों से, उन विभक्तियों का लोप ये सूत्र करता है। कौन सूत्र है, सुपो धातु प्रातिपदिक यो। तो कुछ ऐसे सूत्र हैं ना समास में जिनको याद रखना बहुत जरूरी है, ये पूछता ही पूछता है। जैसे कि कृतद्धित समासाश्च, ये सूत्र पूछता है कि यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है, जैसे भूतपूर्व प्रयोग दे देंगे, उपकृष्णम दे देंगे कि यहाँ पर किस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि कृतद्धित समासाश्च सूत्र है जिससे प्रातिपदिक संज्ञा होती है। एक ये सूत्र कॉमन सूत्र है जिससे विभक्तियों का लुक होता है। ठीक है, लगभग ये जगह पे इस सूत्र के द्वारा ही विभक्तियों का लुक होता है। कौन सा सूत्र है, सुपो धातु प्रातिपदिक यो, सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो। समझ में आया? तो ये सूत्र क्या करता है, धातु प्रातिपदिक यो मतलब धातु और प्रातिपदिक के सुबंत का क्या करता है, लुक करता है। ठीक है, धातु और प्रातिपदिक के सुबंत का क्या करता है, लुक करता है। समझ में आ गया? तो यही वृत्तिकार, यही इसी का अर्थ है कि समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक। अब इसके बाद कहते हैं कि परार्थाभिधानम वृत्ति ही। यहां पर कुछ चीजें आती हैं, आचार्य वरदराज कहते हैं, और ये एंट्रेंस में भी पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। अब यहाँ पर कुछ और आए, मतलब कुछ और पंक्तियां आ रही हैं, ये पूछते हैं। ठीक है, ये पंक्तियां पूछ लेंगे, कुछ पद दे देंगे और बाकी का छोड़ देंगे, डैश डैश डैश, और इसके बाद पूछ लेंगे कि इसका ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर क्या है। तो क्या है, परार्थाभिधानम, परार्थाभिधानम वृत्ति ही। ये किसका अर्थ है, ये किसको कहता है, वृत्ति को कहता है। वृत्ति क्या है, यहां पर ये वृत्ति का अर्थ है कि वृत्ति है क्या, वृत्ति का अर्थ क्या होता है, वृत्ति किसे कहते हैं। तो वृत्ति कहते हैं परार्थाभिधानम। ठीक है, वृत्ति किसे कहते हैं, परार्थाभिधानम। परार्था मतलब जो दूसरे अर्थ का अभिधान करे। ठीक है, जो दूसरे अर्थ का अभिधान करे। जैसे क्या होता है, समास में दो पद मिलते हैं, अब दो पद अलग अलग हैं, अलग अलग अर्थ को रख रहे थे, लेकिन वो मिल करके एक अर्थ को कहने लगे। ठीक है, एक अर्थ को कहने लगे, तो ऐसे इसी को क्या कहते हैं, वृत्ति। परार्थाभिधान, जो दूसरे अर्थ का विधान करे। ठीक है, जो दूसरे अर्थ का मतलब वो जो जब अन्य अर्थ को कहने लगते हैं, किसी दूसरे अर्थ को कहने लगते हैं दो पद मिलके, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, वृत्ति। समास भी क्या होता है, समास भी वृत्ति में आता है। ठीक है, 5 प्रकार की वृत्तियों की अभी बात करेंगे। आचार्य वरदराज ये कहते हैं कि वृत्त, अब देखो यहां पर समझ गए कि परार्थाभिधान वृत्ति हो। परार्थाभिधान क्या होता है, वृत्ति होती है। तो परार्थाभिधान वृत्ति है, तो वृत्ति है क्या, वृत्ति कितने प्रकार की है, वृत्ति कितने प्रकार की है। इस पर आचार्य वरदराज कहते हैं
कि कृत तद्धित समासैक 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 शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तियाः। तो कृत मतलब कृदंत वृत्ति, ठीक है। वृत्ति 5 प्रकार की हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ये पूछ लेता है, इस चीज को बढ़िया से ध्यान रखना। ये भी पूछता है, जैसे ये दे देगा क्वेश्चन में, दे देगा परार्थाभिधानम। आइए इसके बाद पूछ लेगा कि परार्थाभिधान है क्या। नीचे में ऑप्शन दे देगा 4, वहां पर एक ऑप्शन रहेगा वृत्ति का। तो आप ये आपको ध्यान रखना है कि परार्थाभिधान क्या है, वृत्ति है। अब इसके बाद पूछ लेगा कि वृत्ति हैं कितनी, ठीक है। वृत्ति कितने प्रकार की हैं, तो वृत्ति कितने प्रकार की हैं, वृत्ति 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी वृत्ति हैं 5 प्रकार की, कृदंत वृत्ति, ठीक है। कृदंत फर्स्ट है, प्रथम है कृदंत वृत्ति। कृदंत के बाद आता है कृत तद्धित, तद्धित वृत्ति। दूसरा क्या है, तद्धित वृत्ति। कृत तद्धित समास, इसके तीसरा है समास, समास वृत्ति, ठीक है। तीसरा समास है कृत तद्धित समास है। और सनाद्यंत कृत तद्धित समास, और इसके बाद एक शेष वृत्ति। चौथा है एक शेष, चौथा है एक शेष। और पांचवा है सनाद्यंत धातुरूप वृत्ति, ठीक है। सनाद्यंत धातुरूप वृत्ति। समझ में आया। तो इस चीज को बढ़िया से ध्यान रखना है, ये बिल्कुल उंगलियों पे हो कि वृत्ति 5 हैं। कौन कौन सी, कृदंत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति। समझ में आ गया। इसको बढ़िया से ध्यान रखना कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वृत्तियां कितनी हैं, 5 वृत्तियां हैं, ठीक है। और वृत्ति क्या है, परार्थाभिधानम वृत्ति ही, जो दूसरे अर्थ का अभिधान करे उसको कहते हैं वृत्ति। और वृत्ति कितनी है, 5, ठीक है। वृत्ति कितनी है, 5। कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। फिर इसके बाद कहते हैं कि वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह, ठीक है। यह भी पूछता है कि विग्रह किसे कहते हैं। अब क्योंकि समास में क्या होता है, 2 विग्रह आते हैं, ठीक है। समास में कितने विग्रह हैं, 2 विग्रह हैं। तो विग्रह, एक विग्रह है लौकिक विग्रह और एक विग्रह है अलौकिक विग्रह। एक क्या है, लौकिक है, एक है अलौकिक। लौकिक का मतलब होता है जो लोक में प्रयुक्त हो, जो विग्रह है लोक में जिसको प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं लौकिक। और जो अलौकिक कहते हैं जो लोक से इतर हो, ठीक है, जैसे व्याकरण आदि। तो ये भी क्या होंगे, लोक से इतर होंगे, ठीक है। तो लोक से जो इतर होते हैं उसको कहते हैं अलौकिक। किसी अलौकिक में क्या होता है कि वो जो विभक्तियां आती हैं ना, इसी कारण से उसमें जो तो विभक्तियां आती हैं, क्योंकि वो कैसा है, अलौकिक है। और लौकिक में क्या होता है, दूसरा विग्रह होता है, ठीक है, उसमें विभक्तियां नहीं होती हैं। अलौकिक में क्या होता है, विभक्तियां लग जाती हैं। तो ये कहते हैं विग्रह है क्या, इस पर कहते हैं कि वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह, मतलब वृत्ति के अर्थ का, ठीक है। वृत्ति का मतलब क्या, ये जो 5 वृत्ति अभी बताए, इन वृत्तियों के अर्थ का जो अवबोधकम मतलब बोध कराए, ठीक है। वृत्ति के अर्थ का जो बोध कराए ऐसा जो वाक्य है उसको कहते हैं विग्रह। वृत्ति के अर्थ का जो बोध कराए, अवबोधक हो, ऐसा जो वाक्य बनता है उसको क्या कहते हैं, विग्रह, ठीक है। समझ में आ गया कि विग्रह किसे कहते हैं, वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा कि वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम, इसके बाद डैश 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 कि ये क्या है। तो और नीचे रहेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में एक विग्रह भी रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब विग्रह है क्या, ये आचार्य भरद्वाज कहते हैं साचा लौकिको अलौकिकश्चेति द्विधा। साचा लौकिको अलौकिकश्चेति द्विधा, ठीक है। साचा लौकिको अलौकिकश्चेति द्विधा,
वो विग्रह दो प्रकार का है, ठीक है। वो विग्रह कितने प्रकार का? दो प्रकार का। साचा वह विग्रह दो प्रकार का है, लौकिको मतलब लौकिक विग्रह है, अलौकिको मतलब अलौकिक विग्रह है, ठीक है। लौकिको अलौकिकश्च, लौकिको और अलौकिक मतलब लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, इस प्रकार का द्विधा मतलब दो प्रकार का विग्रह होता है। तो विग्रह कितने प्रकार का है? दो प्रकार का विग्रह है। ये सारे क्वेश्चन हैं, समझ जाओ, ये सारे क्वेश्चन हैं। ये कहीं आज तक जितने जो लगभग जो पेपर हुए हैं, शायद मेरी दृष्टि में ऐसा कोई जितना भी मैं पढ़ाया कि वहां से क्वेश्चन ना बना हो। लगभग ये क्वेश्चन आ चुके हैं, बन चुके हैं, आगे भी इसी तरह से बनते रहेंगे, क्योंकि विषय क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। विषय क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी का समास, चाहे किसी का भी कुछ हो, चाहे सिद्धांत का हो, जहां से क्वेश्चन बनना है बेसिक वो बनना ही है। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि ये सब क्वेश्चन बन चुके हैं, किसी भी एग्जाम में आप देखोगे निश्चित आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो समझ में आ गया कि विग्रह कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, लौकिक और अलौकिक। तत्र पूर्वम भूत इति लौकिका। अब देखो यहां पर एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण आपको बढ़िया से याद रखना है, ये उदाहरण भी आता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है भूत पूर्व, ठीक है। उदाहरण क्या है? भूतपूर्व। इसका अर्थ क्या होता है? भूतपूर्व। जैसे आप लगाते हैं भूतपूर्व राज्यपाल, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, तो वही भूतपूर्व। भूतपूर्व मतलब होता है पहले का। तो भूतपूर्व ये प्रयोग है, ये उदाहरण है। इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह बनाते हैं। तो लौकिक विग्रह क्या बनेगा? पूर्वम भूतः, पूर्वम भूतः। लौकिक विग्रह क्या है इसका? लौकिक विग्रह है पूर्वम भूतः। ध्यान देना, पूर्वम भूतः क्या है? लौकिक विग्रह है। आप इस समास में स्पेशली जब आप समास पढ़ते हो, यहां पर कुछ चीजें बहुत ध्यान देने योग्य हैं, ठीक है। कुछ चीजें बहुत, ये चीजें तभी मैं बता पा रहा हूं क्योंकि ये देखा गया है। इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद ही ये चीज़ें समझ में आती हैं कि किसी भी विषय को हम पढ़ते हैं। अभी जैसे और भी विषय के मतलब आगे और भी विषयों को पढ़ाना शुरू करेंगे, व्याकरणेतर विषय भी पढ़ाएंगे। तो होता क्या है कि जब आप बढ़िया से चीज़ों को समझते हो तभी आपको क्वेश्चन भी पकड़ में आते हैं कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो समास में जैसे अपन बात करें तो समास में भी यही लेवल है। पहला तो कोई सूत्र है, वो सूत्र करता क्या है? बेसिक फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सूत्र हैं वो सूत्र करते क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सूत्र का प्रयोजन क्या है, सूत्र की वृत्ति क्या है, ये आपको अच्छी तरह से लगा हो। आपको जब सूत्र बढ़िया से लगा होगा तो ये समझ जाओ कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी एक हो गई, मतलब ये हद % बहुत अच्छे % तक आपकी तैयारी हो गई। सूत्र के बाद आपको जानना है कि जो प्रयोग उदाहरण बनते हैं उन उदाहरण में उसका लौकिक और अलौकिक विग्रह, ठीक है। लौकिक विग्रह क्या है, अलौकिक विग्रह क्या है, इसके बाद आपको ये बढ़िया से आपको जानना है। हर एक प्रयोग के आपको लौकिक और अलौकिक विग्रहों को तैयार रखना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि लौकिक और अलौकिक विग्रह बढ़िया से याद रखना है। लौकिक और अलौकिक विग्रह के साथ और क्या चीजें हैं याद रखने के लिए, जैसे कि यहां पर किस सूत्र के द्वारा समास हुआ है, एक आपको ये याद रखना है कि प्रयोग को भी पूछ लेंगे, प्रक्रिया भी कई बार करते हैं, जैसे ऑप्शन में दे देते हैं कि प्रक्रिया भी पूछी जाएगी। तो पूर्वम भूता में ये पूछ लेगा कि यहां पर किस सूत्र के द्वारा समास हुआ है, आपको ये बढ़िया से याद रखना है। इसके साथ फिर समास के बाद क्या पूछ लेंगे, ये याद रखना है कि किससे प्रातिपदिक संज्ञा है, ये आपको बढ़िया से याद रखना है। जो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये सामान्य नहीं है, ये ऐसे नहीं, ये बहुत जो तो अनुभव के बाद, ये काफी मतलब पढ़ने के बाद ही ये चीजें समझ में आती हैं कि ये क्या क्या पूछता है। समास के बाद क्या पूछता है, प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद पूछता है कि किस सूत्र के द्वारा यहां पर उपसर्जन संज्ञा है। आपको यह भी ध्यान रखना है समास में कि यहां पर उपसर्जन संज्ञा किससे है। उपसर्जन संज्ञा के बाद पूर्व प्रयोग किससे है, यह याद रखना है।
ठीक है। फिर इसके बाद क्या याद रखना, अधिकार याद रखना है कि यहां पर कौन कौन से अधिकार आते हैं। लगभग ये सब चीजें और भी अन्य प्रकरण में घट जाएंगी कि इस प्रयोग में किस सूत्र का अधिकार आ रहा है। तो आपको अधिकार याद रखना है कि अधिकार किसका है, जैसे यहां पर प्राक कडारा समासा का अधिकार है, ठीक है, ऐसी चीजें पूछता है। अधिकार के बाद फिर क्या है कि ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं यहां पर, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे अभी ह्रस्व करने वाले आगे जब प्रयोग बनाएंगे अपन अव्ययी भाव पढ़ेंगे वहां पर ह्रस्व करने वाले सूत्र आएंगे, गोस्त्रियो उपसर्जनस्य, ठीक है, ये सूत्र जो था ह्रस्व करते हैं, और एक सूत्र है ह्रस्व करने वाला, और भी और सूत्र है ह्रस्व करने वाला, बहुत सारी चीजें आएंगी। इन्हीं चीजों को याद रखना, अभी पढ़ेंगे, मैं एक एक चीज को बढ़िया से आपको ध्यान जो तो याद दिलाऊंगा और लगातार उनको बताऊंगा ताकि कोई भी चीज छूटे ना। तो समझ में आ गया कि याद क्या करना है समास में, किस तरह से चीजों को समझना है और याद के कौन सी चीजों को याद रखना है। तो जैसे भूतपूर्व है, तो भूतपूर्व का लौकिक विग्रह क्या है, पूर्वम भूतः, ठीक है, ये इसका क्या है लौकिक विग्रह है। पूर्वम में देखो यहां पर द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय के एक वचन है, और भूत क्या है प्रथमा पद है, ठीक है। तो अब यहां से प्रत्यय क्या आएंगे, विभक्ति क्या आएगी, पूर्वम, जैसे ये पूर्वम क्या द्वितीय का एक वचन है तो क्या विभक्ति आएगी। इसका जब अलौकिक विग्रह करेंगे मतलब लौकिक से इतर क्या होगा, अलौकिक। जब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो अलौकिक में क्या होता है कि अब यहां पर विभक्तियां आ जाएंगी, क्योंकि ये लोक से इतर विग्रह है। तो यहां पर क्या होगा कि पूर्व अम, ठीक है, पूर्व अम और भूत सु, ठीक है, पूर्व अम भूत सु, ठीक है, पूर्व अम भूत सु। ये समझ में आ गया कि इसका अलौकिक विग्रह क्या है, पूर्व अम भूत सु। भूत पूर्व का लौकिक विग्रह आपको याद रखना है, पूर्वम भूतः भूतपूर्वः, और अलौकिक विग्रह होगा पूर्व अम भूत सु, ये इसका अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह में होता क्या है कि अब यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल एकदम दिमाग में आपके बैठी हों। यहां पर समास होता है सुप सुपा से, ठीक है, यहां पर समास किससे होता है, सुप सुपा, सुप सुपा से यहां पर क्या होता है समास। आपको यह चीज बढ़िया से याद रखना है कि सुप सुपा से क्या होता है समास, ठीक है, सुप सुपा, सॉरी सुप सुपा समास है, समास करने वाला सह सुपा है, सह सुपा से क्या होता है समास। इसको सुप सुपा समास कहते हैं, इसलिए मुझे ध्यान आ गया कि सुप सुपा समास, सुप सुपा समास होता है, ठीक है। तो सुप सुपा समास भी कहते हैं। मुख्य सूत्र है सह सुपा। सह सुपा क्या है, यह सूत्र है जिससे समास होता है यहां पर। तो सह सुपा से क्या होता है समास होता है। समास होने पर क्या होता है, समास होने पर क्या होता है कि कृतद्धित समासाश्च, ये सूत्र को आपको ध्यान रखना। कुछ ऐसे सूत्र हैं जो लास्ट तक जाएंगे समास में, जो प्रॉपर काम करेंगे, जैसे कृतद्धित समासाश्च। ये सूत्र क्या करता है, प्रातिपदिक संज्ञा। सूत्र कौन है, कृतद्धित समासाश्च, ठीक है, कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च, ये क्या करता है प्रातिपदिक संज्ञा। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, कृतद्धित समासाश्च। इस सूत्र के द्वारा भूतपूर्व में क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है कि सुपो धातु प्रातिपदिक योग, जो अभी सूत्र हम पढ़ाए थे, सुपो धातु प्रातिपदिक योग से विभक्तियों का लुक, अम और सु का लुक, लुक मतलब लोप हो जाना, ठीक है। तो इनका क्या हो जाता है लुक। सुपो धातु प्रातिपदिक योग से अम और सु का लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा पूर्वभूत। क्या बनेगा यहां पर पूर्वभूत। जब विभक्तियों का लुक हो जाएगा तो बनेगा पूर्वभूत। अब जब ये पूर्वभूत बनता है पूर्वभूत, अब यहां पर भूत को, भूत का पूर्व प्रयोग करेंगे कैसे, भूत पूर्व में कैसे आए, ठीक है, मतलब ये पहले कैसे आए, ये बाद में कैसे जाए।
तो अब यहाँ पर क्या है कि उपसर्जन करने वाला तो कुछ ऐसा सूत्र है नहीं। तो अब यहाँ पर होता यह है कि एक सूत्र है भूतपूर्वे चरड, ठीक है, भूतपूर्वे चरड इति निर्देशात पूर्व निपाता। आचार्य कहते हैं वरदराजाचार्य कि भूत पूर्वे चरड इति निर्देशात भूत शब्दः पूर्व निपातः, ठीक है। यहां पर यह होता है कि इसका जो तो यहां पर पूर्व निपात कैसे हो इसका, तो आचार्य पाणिनि का एक सूत्र ही है, आचार्य पाणिनि का एक सूत्र है भूतपूर्वे चरट, ठीक है, भूतपूर्वे चरट ही सूत्र ही है। तो अब यहां पर यह हो जाता है कि भाई जब भूतपूर्वे चरट ये सूत्र है, आचार्य पाणिनि ने वहां पर भूत शब्द का पहले प्रयोग किया भी है, तो क्यों ना उसी सूत्र से यहां पर भूत शब्द का क्या कर दें, पूर्व प्रयोग कर दें, ठीक है। तो भूतपूर्वे चरट के द्वारा क्या होता है, भूत शब्द का पूर्व प्रयोग, भूत पूर्वे चरट, ठीक है, भूतपूर्वे चरट, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, भूत शब्द का पूर्व प्रयोग, तो क्या बन जाता है, भूतपूर्व। अब भूतपूर्व होने के बाद पुनः क्या होती है, स्वाद्योत्पत्ति होती है, मतलब सु आदि की उत्पत्ति होती है, छिन्ने पुच्छे स्वासैव ना अश्वो ना गर्दभा, ये यहां पर क्या लगाते हैं, परिभाषा लगाते हैं। इससे क्या होता है कि पुनः स्वाद्योत्पत्ति मानकर क्या होता है, सु की उत्पत्ति, तो फिर से यहां पर क्या होगा, सु, और सु का क्या हो, भूतपूर्व से क्या आएगा, प्रथमा के एक वचन में सु आएगा, और सु को क्या हो जाएगा, उकार की संज्ञा सकार का रुत्व विसर्ग, ठीक है, सकार को क्या हो जाएगा, रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो बन जाएगा भूतपूर्वः। समझ में आ गया यहां तक, कोई समस्या, ठीक है, लगभग कुछ बचा नहीं होगा, जिस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ चीजें लघु सिद्धांत के अनुसार तो कुछ बचे ना, ठीक है। तो ये यहां पर बन गया, भूतपूर्वः बन गया। ये पूछता है कि किस सूत्र के द्वारा यहां पर भूत का पूर्व प्रयोग होता है, तो आपको सूत्र याद रखना है भूतपूर्वे चरट, ठीक है, भूतपूर्वे चरट, ठीक है। इस सूत्र को यहां पर क्या करना है, याद रखना है, इस सूत्र के द्वारा ही भूत शब्द का पूर्व निपात होता है। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी बात आती है, एक वार्तिक आता है, वार्तिक है इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च, इवेन स समासो विभक्ति अलोपश्च, ठीक है, इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च, इवेन समासो विभक्त्या लोपश्च, ठीक है, इवेन समासो विभक्त्या लोपश्च, ये क्या है, वार्तिक है, ठीक है, ये क्या है, वार्तिक है। इसका मतलब यह होता है, आचार्य वरदराज कहते हैं कि इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च, ध्यान रखना यहां पर अलोप है, ठीक है, अलोपश्च यण संधि है यहां पर, ठीक है, इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च, विभक्ति का ई, अलोपश्च का आ, ई के स्थान पर क्या हो गया, अय, ठीक है, तो क्या बन गया, विभक्ति अलोपश्च, ठीक है, ई के स्थान पर यह हो गया, तो अब क्या बन गया, विभक्ति अलोपश्च। इसका मतलब यह होता है कि इवेन सह समासो, सह को भी ले आओ यहां पर, ठीक है, इवेन सह समासो या इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च की इव के साथ, क्योंकि यहां पर क्या तृतीय है ना, तो यही लगा देंगे, इवेन सह समासो, इवेन सह समासो मतलब इव के साथ यदि समास होगा तो विभक्ति का क्या होगा, अलोप, ध्यान रखना। ये वार्तिक बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है। वहाँ पर रघुवंश जब पढ़ते हैं तो रघुवंश में आता है ना, वागर्था विवशम प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, तो वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थौ इव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, तो वहाँ पर भी यही सूत्र काम करता है, ठीक है, यही सूत्र वहाँ पर विभक्ति का आलोप करता है। उद्वाहुरिव वामनः, वहाँ पर भी यही सूत्र लगता है, उद्वाहु इव वामनः, वहाँ पर भी क्या करता है, विभक्ति का आलोप करता है। तो अब क्या होता है, देखो प्रयोग भी दिए हैं ना, वागर्थौ इव वागर्थाविव, उदाहरण, इसका उदाहरण है
वागर्थौ, वागर्थौ, वागर्थौ इव वागर्थाविव। ठीक है, वागर्थौ इव वागर्थाविव। ठीक है, ये रघुवंश में आता है, उसके मंगलाचरण में भी आता है ये। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वार्तिक कहता है इवेन सह समासो विभक्ति अलोपश्च, कि यदि इव के साथ समास होगा तो विभक्ति का अलोप कहना चाहिए, मतलब विभक्ति का लोप नहीं होता। ठीक है, जो विभक्तियां आती हैं ना, जैसे पूर्वम भूता, तो पूर्वम भूत सु, तो ये अम और सु। ठीक है, ये जो विभक्तियां हैं इनका अलोप होगा कब? जब इव के साथ समास होगा। अब देखो यहां पर वागर्थौ इव, वागर्थौ इव मतलब वाणी और अर्थ के समान। कौन? भगवान शिव और पार्वती। ठीक है, माता पार्वती और भगवान शिव कैसे हैं? वाणी और अर्थ के समान हैं। ठीक है, जैसे शब्द और अर्थ। तो वागर्थौ इव, वाक अर्थौ इव, वाणी और अर्थ के समान। ठीक है, तो अब देखो वागर्थौ इव में इव के साथ समास है, इव के साथ समास है। ठीक है, तो अब यहां क्या होता है कि वागर्थौ इव, वागर्थौ क्या है? यहां पर द्विवचन है, तो वागर्थ औ इव, इसका अलौकिक विग्रह होगा वागर्थ, वागर्थ औ इव, यह इसका क्या होगा? अलौकिक विग्रह। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका क्या है? अलौकिक विग्रह है, वागर्थ औ इव। यहां पर देखो ये क्या है? विभक्ति है, इव के साथ समास है। समास होने के बाद सुप सुपा सह सुपा सूत्र से समास होने के बाद क्या होता है? इवेन से, इसी सूत्र के द्वारा, इसी वार्तिक के द्वारा यहां पर समास होता है, क्योंकि ये वार्तिक है, ये दो कार्य एक साथ करता है। क्या करता है? ये दो कार्य कैसे? समास भी करता है और विभक्ति का अलोप भी करता है। ठीक है, ये समास भी करता है। इवेन सह समासो, इव के साथ यदि समास होगा तो विभक्ति का अलोप कहना चाहिए। तो देखो ये समास भी करता है और विभक्ति का अलोप, इसी वार्तिक से क्या होता है? यहां पर समास। ठीक है, तो अब यहां पर देखो वागर्थ औ इव, ये क्या है? अलौकिक विग्रह है। अब यहां पर इससे जब समास होगा तो समास होने के बाद जो सूत्र है कृतद्धित समासाश्च, उससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी, उससे यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक यो हो, उस सूत्र से औ का क्या होगा? लोप होगा। ठीक है, सुपो धातु प्रातिपदिक यो से औ का क्या होगा? लोप होगा। ठीक है, औ का क्या होगा? लोप होगा। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब उससे क्या होगा? लोप होगा। तो ये वार्तिक कहता है कि इव के साथ यदि समास होगा, तो इव के साथ समास है तो ये कहता है कि विभक्ति का अलोप होता है, विभक्ति का लोप नहीं होता। तो सुपो धातु प्रातिपदिक यो से विभक्ति का लोप हो रहा था, और ये जो है उसका क्या कर देता है? निषेध कर देता है। समझ में आया? ये क्या कर देता है? उसका निषेध। जब निषेध कर देगा तो क्या होगा? ये इसका लुक नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? वागर्थ औ, तो बन जाएगा वागर्थौ। इनको मिला दोगे तो बन जाएगा वागर्थौ। ठीक है, क्या हो जाएगा? वागर्थौ। अब वागर्थौ होने के बाद फिर पर में क्या है? इव है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि औ है, औ यहां पर वागर्थौ में क्या है? औ है, और पर में क्या है? इव का ई है। सूत्र है एचो अयवा यावह। वो क्या करता है कि औ को क्या कर देगा? आव। औ को क्या कर देगा? आव आदेश। समझ में आया? तो औ को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वागर्था, वागर्थ आव इव। ठीक है, वागर्थ आव इव, और मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? वागर्था विव। ठीक है, वागर्थ औ को आव हो जाएगा, इव पर में है ही, और आव में जो वा है वो ई जो तो उससे मिल जाएगा। ठीक है, वा के साथ क्या मिल जाएगा? ई, तो बन जाएगा वागर्था विव। समझ आया? इसी तरह से उद्बाहुरिव वामनः, वहां भी यही हो जाएगा।
तो समझ में आ गया ये कि यहाँ पर किस सूत्र के द्वारा समास है और यहाँ पर विभक्ति का लुक कौन करता है। तो ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि विभक्ति का लुक करने वाला यहाँ पर वार्तिक है इवेन सह समासो विभक्ति अलोपश्च। ये समझ में आ गया। इसी के साथ यहाँ पर इति केवल समासा केवल समास समाप्त होता है और इसके बाद आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ, एक नए विषय के साथ में। और अगली कक्षा जो है, अगली कक्षा में अव्ययी भाव समास जो तो रहेगा और इसके बाद मिलते हैं एक मतलब नई कक्षा में, अगली कक्षा में मिलते हैं।